इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति भाग 7। इसमें हम कानूनों के जरिए सुधार और हमारे राजनीति में तर्क वितर्क कैसे होते हैं उसके बारे में ही इसमें पढ़ने को मिलेगा। कानून कैसे बने, कौन कौन से कानून उस समय था, उसमें सुधार क्या हुआ था, चलिए जानते हैं इसको ध्यान से। तो सरकार औरतों और बच्चों के काम के प्रतिनिधियों के प्रति, चाहे उनके परिस्थितियों के प्रति, जिनके समझो कि जो भी काम करता है तो किसी ना किसी स्थिति में काम करता होगा। एक उनका समय काल होता होगा, जिस तरह आज है 9 से 12, 9 से ये फलना चिलना, जो भी उनका समय सीमा है। तो उनकी परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी, मतलब सरकार जो उस समय जो भी लीडिंग पोजीशन में हो, बच्चों और औरतों के काम काज पर कितना ध्यान देती थी उसके बारे में। तो 1819 में कुछ कानून बनाए गए जिसके तहत 9 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई थी कि 9 साल से कम वर्ष वाले बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई थी कि 12 घंटे से अब ज्यादा उनसे सेवा नहीं करवा सकते हैं। एक सीमित हो गई कि भैया इससे ज्यादा आप नहीं करवा सकते। लेकिन इस कानून में इसका परिवर्तन, समझना कि इस कानून में इसका परिवर्तन यानी पालन करने के लिए आवश्यक अधिकारियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। कानून बना लेकिन उस कानून का पालन करने के लिए कोई अधिकारी को वहां पर नियुक्त नहीं किया गया था, व्यवस्था ही नहीं था। कहीं कोई भी कानून लागू कर देने से मतलब नहीं, हम उस कानून को किस तरह पालन करवाते हैं, किस तरह फॉलो करवाते हैं, ये मायने रखता है। तो संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति पर भारी विरोध किया जाने के बाद, जब पूरा भारी विरोध हुआ तो उसके बाद 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम के फैक्ट्रियों में काम पर लगने की अनुमति दी गई थी कि 9 वर्ष जो नहीं हुआ है बच्चा, वो जाकर रेशम वाले फैक्ट्री में काम कर सकता था। और बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए थे कि आपको 12 बजे तक 12 घंटे का ही काम करना है। और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था कर दी गई कि भैया तुम जाओ फैक्ट्री का पूरा मुआयना करके आओ, जिससे कि अधिनियम के परिवर्तन चाहे उसके पालन को सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी अधिनियम बन रहा है उसका सुचारू रूप से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंततः 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद, करीबन 30 वर्ष आंदोलन चला लंबा, उसके बाद 10 घंटा विधेयक पारित कर दिया गया था कि अब 10 घंटा लोगों को ही काम करना है। इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के लिए, ये जो कानून था, ये कानून स्त्री और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए और पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन निश्चित कर दिया कि भैया 10 घंटे आपको काम करना है, उससे ज्यादा काम नहीं करना है। ये जो भी अधिनियम पास हुआ था, ये अधिनियम कपड़ा उद्योगों पर लागू होते थे, केवल कपड़ा उद्योगों पर, खनन उद्योगों पर नहीं लागू होता था। सरकार द्वारा स्थापित 1842 के खनन आयोग ने यह उजागर कर दिया कि खननों में काम करने की परिस्थिति वास्तव में 1833 के अधिनियम के लागू होने से पहले कहीं अधिक खराब हो गई है, क्योंकि 1833 के पहले जो कानून पारित हुआ उससे बहुत ज्यादा वहां की स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि पहले से अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खनन में काम पर लगाया जा रहा था। 1842 के खनन और कोयला खनन अधिनियम ने, 1842 का जो खनन हुआ उस समय कोयला खनन अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, चाहे बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी गई कि बच्चों और स्त्रियों को खानों के अंदर नहीं लेकर जाया जाएगा, उसको अंदर लेकर नहीं जाना है। फिल्डर्स फैक्ट्री। अब फिल्डर्स फैक्ट्री क्या होता है? तो फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम ने 1847 में यह कानून बना दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिया जाए। और इन कानूनों का प्रवर्तन मतलब पालन
फैक्ट्री निरीक्षकों के द्वारा किया जाएगा। जो फैक्ट्री निरीक्षक लोग होते हैं, सर्वेक्षण करने वाले, वही जाकर मालूम करेंगे कि कौन सा कानून किस तरह चल रहा है। लेकिन यह एक कठिन काम था। सरकार जिसको भी नियुक्त करेगी उसको एक वेतन देगी, लेकिन उस वेतन जो वेतन सरकार की तरफ से मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा ऑफर कर देता था। कौन? फैक्ट्री वाले मालिक लोग। तो तुरंत रिपोर्ट बदल कर दे देगा। और इन कानूनों का पालन करने वाले जितने भी निरीक्षक थे वो सब करप्ट हो गए थे। ठीक है। निरीक्षकों का वेतन बहुत कम था, ज्यादा तो नहीं था लेकिन कम था, और प्रबंधक उन्हें रिश्वत देकर आसानी से उनका मुंह बंद कर देते थे। और दूसरी ओर बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर उन्हें काम पर लगवा देते थे कि भैया मेरा बच्चा का उम्र ज्यादा है, तुम काम पर लगाओ। भैया खाने के लिए तो लोग कुछ भी कर देते थे। तो बात यहाँ पर आ जाती थी कि घर खर्च चलाने के लिए लोग अपने बच्चों को भी झोंक दिया करते थे काम के, पेट के भूख के लिए, ताकि उनकी मजदूरी से घर का खर्चा चलाने में सहायता मिल जाए। यही एक कारण था कि घर खर्च चलाने के लिए लोग अपने बच्चों को भी काम पर लगा देते थे। आप अभी तक ले मोबाइल से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, स्कूल में जाकर पढ़ रहे हो, कुछ तो परिवर्तन आया है, कुछ तो बदलाव हुआ है ना जी। बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, इसीलिए तो हम आज पढ़ रहे हैं और कुछ लोग आज भी काम कर रहे हैं। ये याद रखना, भूलना मत। औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क यहाँ पर कैसे होता है उसके बारे में देखिए। अब हमारा अगला टॉपिक शुरुआत होता है औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। अब औद्योगिक क्रांति तो शुरू हुआ, अब औद्योगिक क्रांति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और उसके बारे में थोड़ा उल्टा सीधा ऊपर नीचे जो भी बात हुआ था उसके बारे में। तो 1970 तक इतिहासकार जितने भी है ना, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1750 के दशक से 1750 के दशक से 1820 के दशक के बीच हुए औद्योगिक विकास, जो फैक्ट्रियों में विकास हुआ, फैक्ट्रियों का विकास हुआ, वह विस्तार के लिए करते हैं। तो जो भी 1780 से लेकर 1820 के बीच में हुआ उसको औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद इस शब्द के प्रयोग को अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी थी। तो औद्योगिक क्रांति तो हो गया, अब प्रौद्योगिकी क्रांति चालू हो गया। औद्योगिक क्रांति खत्म हो गया 1820 तक, और प्रौद्योगिकी क्रांति चालू हो गया, तो वो अभी तक चल रहा है भैया जी। आगे देखते हैं। दरअसल यहाँ पर बात आ जाती है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी धीमी गति से होती रही है कि इसे क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। क्रांति का मतलब होता है तुरंत हुआ, तुरंत एक्शन, तुरंत खत्म, क्रांति। लेकिन धीमी गति से ये चल रहा है, रेंग रहा है, तो इसको क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। इसके द्वारा पहले से मौजूद प्रक्रियाओं को ही आगे नए स्तरों तक लाया गया था। ठीक इसी प्रकार से बात यहाँ पर हो जाती है कि फैक्ट्रियों में श्रमिकों का जमावड़ा पहले से अपेक्षा अधिक हो गई थी। फैक्ट्री में जो श्रमिक हुआ करते थे उनका जमावड़ा अब पहले से ज्यादा होने लगा था, और धन का प्रयोग भी पहले से अधिक व्यापक हो गया था। अब पैसा भी इन लोगों को बहुत अच्छा खासा मिलता था। 19वीं शताब्दी शुरू होने के काफी समय बाद, जब 19वीं शताब्दी शुरू हुआ 1840-50 के बाद, तो उसके काफी समय बाद इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई फैक्ट्री या खाने नहीं थी। कोई भी फैक्ट्री नहीं था, खाने नहीं थी, जमीन के नीचे जो खाने चलती थी वो भी नहीं थी। इसलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त समझा गया था कि भैया ये यहाँ पर जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं होगा ना। तो इंग्लैंड में परिवर्तन क्षेत्रीय तरीके से हुआ था, जिसमें देख लो प्रमुख रूप से लंदन, मैनचेस्टर, इंग्लैंड में लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या न्यूकाल्स नगरों के चारों ओर, न कि संपूर्ण देशों में, ये चारों जगहों पे ही ज्यादा कुछ बदलाव हुए थे। क्या कपास या लोहा उद्योगों में अथवा विदेशी व्यापार में 1780 के दशक से 1820 के
दशक तक हुए विकास या समृद्धि को क्रांतिकारी कहा जा सकता है? हाँ या ना? क्रांतिकारी कहा जा सकता है, हाँ या ना में जवाब देना है, और क्यों कहा जा सकता है उसके बारे में जवाब देना है। नई मशीनों के कारण, जितने भी नए नए मशीन सामने आए, तो नई मशीनों के कारण सूती कपड़ा उद्योगों में जो ध्यान आकर्षककारी समृद्धि हुई थी, जिससे लोगों का ध्यान उधर चला गया था, वह भी एक ऐसे कच्चे माल कपास पर आधारित थी जो ब्रिटेन में बाहर से मंगाया जाता था, केवल बाहर से मंगा लिया जाता था, और तैयार माल भी दूसरे देशों में विशेष भारत में बेचा जाता था। और ये सारा माल भारत में लाकर बेचते थे, क्योंकि भारत में हथकरघा लोग थे, मशीनों का माल उनके पास नया नया था, सस्ता मिलता था, लोग खरीद लिए। धातु से बनी मशीनें और भाव की शक्ति तो धातु से बनी मशीनें और भाव की शक्ति तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक दुर्लभ रही थी। मिलना भी आसान था कि धातु का सामान मिल जाए, धातु का मशीन मिल जाए, जल्दी दुर्लभ था। लेकिन बाद में सब टेक्निक बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ा, तो सब चीज मिलने लगा था। ब्रिटेन के आयात और निर्यात में 1780 के दशक से जो तेजी से वृद्धि हुई, उसका कारण यह था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्तरी अमेरिका के साथ जो व्यापार बाधित हो गया था, वो फिर से शुरू हो गया। अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ, यहाँ पर साफ लिखा जाता, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण जो उत्तरी अमेरिका के साथ जो व्यापार रुक गया था, वो फिर से शुरू हो गया। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और अपना देश भिखार थोड़े था। अपना देश 1780 के करीब में हमारे देश को सोना के चिड़िया बोला जाता था जी। और हमारे देश में इतना ज्यादा सोना था कि 1780, 1750, 1800 के करीब लोग तो घर में ऐसे सोना फेंक कर रखा करते थे। साला सोना है रे, सोना जोक कर सोना रखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग लूटना चालू कर दिए। अंग्रेज के लूट के वजह से ही हमारा पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया, हमारा देश बर्बाद हो गया। और इस वृद्धि को तीव्र कहकर अंकित किया गया। और जो ये वृद्धि हुआ था ना, ये उधर के इलाके में, इसी को तीव्र कहकर अलंकृत किया गया, क्योंकि जिस बिंदु से उसका प्रारंभ हुआ, जिस जगह से उसका प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ, वह काफी नीचे था, आज आसमान छू रहा है। जिस जगह पर फांकने के लिए मिट्टी ठीक से नहीं थी, उस जगह पर गगनचुंबी इमारतें खड़ी है। दुबई का नाम सुने होना, जहाँ पर खाली रेत था, आज वहां पर गगनचुंबी इमारतें हैं। क्या क्या नहीं है दुबई में, सब चीज है। आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक यह दर्शाते हैं कि सतत औद्योगिकरण 1815 से 20 से पहले, 1815 से 1820 से पहले की बजाय बाद में दिखाई देता है। चाहे बाद में दिखाई दिया था, पहले नहीं, उसके बाद दिखाई दिया। और 1793 के बाद के दशक में फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के युद्धों के विघटनकारी प्रभावों का अनुभव किया गया। जो नेपोलियन था उसके साथ युद्ध हुआ, जो विघटन हुआ, हार हुआ, उसके बाद ही उसके अनुभव से किया गया था। और देखते हैं यहाँ पे, औद्योगिकरण को देश के धन के पूंजी निर्माता में या आधारभूत ढांचा तैयार करने में अथवा नई नई मशीनें लगाने के लिए आधारीकृत निवेश करने में इन सुविधाओं के कुशलतापूर्वक उपयोग के स्तरों को बढ़ने और उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि भैया पैसा कौन लगाएगा उद्योगों में, औद्योगिकरण में पैसा कौन लगाएगा? जिसके पास पूंजी है। तो पूंजीपति धनी लोग ही वहां पर निवेश करते थे, मशीनें लगवाते थे और लोगों को काम देते थे। तो बात यहाँ पर साफ आ जाती है कि वो लोग नई नई मशीनें लगाने के लिए वहां पर निवेश करते थे, सुविधाओं को लाने के लिए निवेश करते थे। यानी लाभदायक निवेश इन मायने में उत्पादकता के स्तरों के साथ साथ 1820 के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा था। क्या करने लगा था? धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और 1840 के दशक तक कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योग, यहाँ पर समझना कि छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है कि 1840 के दशक तक कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योग, जितना भी मशीन वाला उद्योग हो गया, ठीक है, तो इंजीनियरिंग उद्योगों से
आधे से भी कम औद्योगिक उत्पादन होता था, आधे से भी कम होता था, और तकनीकी प्रगति इन्हीं शाखाओं तक ही सीमित नहीं थी। ये जो तकनीकी प्रगति थी, तकनीक में आगे बढ़ना, ये केवल मशीनों में, फैक्ट्रियों में ही सीमित नहीं था, बल्कि वह कृषि संसाधन तथा मिट्टी के बर्तन बनाने, फैक्ट्री जैसे अन्य उद्योग धंधे में भी देखी जा सकती थी। एक जगह पर नहीं, हर जगह पर देखी जा सकती थी। और ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा उसके बाद अधिक तेजी से क्यों हुआ? सवाल है कि ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा उसके बाद अधिक तेजी से क्यों विकास हुआ था? क्योंकि उसके पहले लोग सीख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन अब समझ गए तो आगे बढ़ गए। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इतिहासकारों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि 1760 के दशक से 1815 तक ब्रिटेन ने एक साथ दो काम करने की कोशिश की थी। एक साथ दो काम करने की कोशिश इन लोगों ने कर लिया था। पहला काम था औद्योगिकरण और दूसरा काम था यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना। भारत में भी युद्ध लड़ता था सर। पहला काम था औद्योगिकरण और दूसरा था यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना, और शायद वह उनमें से एक काम में सफल रहा। लड़ाई तो नहीं जीत पाया, लेकिन अपने औद्योगिकरण को ठीक कर लिया, अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण के व्यवस्था को ठीक कर दिया। ब्रिटेन 1760 के बाद अगले 60 वर्षों में से, समझना यहाँ पर कि ब्रिटेन 1760 के बाद अगले 60 वर्षों में से 36 वर्ष तक लड़ाई में व्यस्त था। कितना? 36 साल केवल लड़ाई में व्यस्त था। तो इसको मिला कितना साल करने के लिए काम? करीब करीब 24 वर्ष। तो 24 वर्ष में देश की स्थिति ठीक नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो 36 वर्ष तक लड़ाई में लगा रहा। जो पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई थी, जो भी पूंजी, जो भी पैसा था लड़ाई के लिए, निवेश के लिए उधार ली गई थी, वह युद्ध लड़ने में खर्च हो गई। निवेश तो किया गया था, जो उधार भी लिया गया वो क्या हुआ? लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ तो खर्च हो गए। यहाँ तक कि युद्ध का 35% तक खर्चा लोगों की आमदनियों पर कर लगाकर पूरा कर लिया गया, और उस समय किया भी जाता था। समझो कि उनके नौकरी पर हर लोग से पैसे लिए जाते थे। कामगारों और श्रमिकों को कारखानों तथा खेतों में, जितने भी कामगार मजदूर थे, तो मजदूरों को कारखानों तथा खेतों में से निकालकर सेना में भर्ती कर लिया गया कि चल भैया तू खेत से निकल, अब श्रमिकों के आगे निकल, काम नहीं करने का, श्रमिक नहीं बनने का, सीधे अब फौज में आओ, लड़ने आओ। तो फौज में उनको भर्ती कर लिया गया। और खाद्य सामग्रियों की कीमतें तो इतनी तेजी से बढ़ी, जो भी खाने वाला सामान था उसकी कीमत इतनी तेजी से बढ़ी कि गरीबों के पास अपनी उपभोक्ता सामग्री खरीदने के लिए भी बहुत कम पैसा बच गया था। जरूरत का चीज भी वो लोग नहीं खरीद सकते थे। नेपोलियन की नाकाबंदी होता है कि चारों तरफ से घेर लेना। तो नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिश ने यूरोप महाद्वीप को व्यापारिक दृष्टि से अवरुद्ध कर दिया था। व्यापारिक दृष्टि से क्या कर दिया था? अच्छा कर दिया था। और इससे ब्रिटेन से निर्यात होने वाले अधिकांश लक्ष्य स्थल ब्रिटेन के, जो भी पानी के जहाज के रास्ते जो भी आता था, सामान जो भी आता था, चाहे पानी के रास्ते से आए, व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गया था। जो कुछ भी आने वाला व्यापारियों के पहुंच से बाहर कर दिया गया। क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द अर्थ, यहाँ पर समझना कि क्रांति के साथ प्रयुक्त एक शब्द है औद्योगिक। इस शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सीमित है। अर्थ क्या है? बहुत सीमित है। कैसे में? क्योंकि साफ साफ यहाँ बताया जाता है क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द अर्थ की दृष्टि से इस दौरान जो रूपांतरण हुआ, जो बदलाव हुआ,
वह आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा था केवल, बल्कि उसका विस्तार इन क्षेत्रों से परे, इन क्षेत्रों से आगे तथा समाज के भीतर भी हुआ। और इसके फलस्वरूप ये हुआ कि दो वर्गों को प्रधानता मिली। किसको? दो वर्गों को प्रधानता मिली। पहला था बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग यानी मध्य वर्ग। मध्य वर्ग कौन होता है बताएंगे, इसको आपको बताएंगे। मध्य वर्ग जो मिडिल क्लास फैमिली के नाम से जाने जाते हैं, जो काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, ये लोग मध्य वर्ग में आएंगे। तो मध्य वर्ग। और दूसरा था नगरों और देहाती इलाकों में रहने वाले मजदूर, तो उनका मजदूरों का सर्वहारा वर्ग, तो उनको सर्वहारा वर्ग बोलते थे। तो मध्य वर्ग को यहाँ पर कुछ शब्दों में बोला जा रहा था बुर्जुआ वर्ग, और जो नगर में देहात में केवल मजदूरी करते थे उनको सर्वहारा वर्ग। तो दो वर्गों में उनको बांट दिया गया था, बट गए, खुदे बट गए। 1851 में लंदन में 1851 में लंदन में विशेष रूप से निर्मित स्फटिक प्रसाद मतलब क्रिस्टल पैलेस, एक कोई मतलब उनका बिल्डिंग था। तो क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटिश उद्योगों की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसने, क्योंकि भैया उधर के लोग थोड़ा प्रदर्शन करते थे, अपने पास भी कोई कम नहीं था, अपने पास भी प्रदर्शन होता था, हर चीज का प्रदर्शन होता था, नए नए आयोजन किए जाते थे, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। तो देखो कि यही पैलेस है, वो कितना बड़ा पैलेस है भैया, कितना बड़ा पैलेस है। 1851 की महान प्रदर्शनी ने सभी राष्ट्रों की औद्योगिक उपलब्धियों, विशेष रूप से ब्रिटेन के उल्लेखनीय प्रगति की झांकी प्रस्तुत करती है, क्योंकि 1851 में महान प्रदर्शन था उस समय के, मतलब देखने में सबसे महान प्रदर्शन था यह प्रदर्शनी लंदन के हाइड पार्क में स्थित क्रिस्टल पैलेस में लगाई गई थी, और यह पैलेस विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बर्मिंघम में उत्पादित लोहे और फलकों में जरी शीशे की चादरों से बनाया गया था। मतलब पूरा इसमें पिलर वगैरह कुछ नहीं, केवल लोहा लगाओ, चादर लगाओ, शीशा लगाओ, वैसे ही इस पैलेस को बनाया गया था। मतलब तत्काल प्रभाव में इसको बनाया गया था, जो अभी तक भी है। आज टूरिस्ट प्लेस के रूप में घूमने के लिए है, बहुत मजा आता है, घूमो जाकर, कभी देख कर आओ। उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, उधर इंग्लैंड में, अपने तरफ नहीं, अपने तरफ तो आज भी सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। तो उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, लेकिन शहरों में रहने वाले कामगारों में से जितने लोग हस्तशिल्प की इकाइयों में काम करते थे, हाथों से काम लिया जाने वाला काम करते थे, लगभग उतने ही फैक्ट्रियों या कारखानों में कार्यरत थे। जिनको काम आता था वही फैक्ट्री और कारखानों में काम करते थे। 1850 के दशक से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का अनुपात अचानक बढ़ गया, बहुत ज्यादा, और उनमें से अधिकांश लोग उद्योगों में काम करते थे, यानी वे श्रमजीवी वर्ग के थे। श्रमजीवी मतलब मिडिल क्लास फैमिली, आप समझ सकते हो, जो कमाओ खाओ, खौआ कमौआ जिसको आम भाषा में बोला जाता है, तो उसी वर्ग में आते थे। जब ब्रिटेन का समूचा कार्यबल का केवल 20% भाग ही देहाती इलाके में रहता था। तो समझो कि यहाँ पर साफ बताया जाता है कि समूचे कार्यबल का केवल 20% भाग ही देहाती इलाकों में रहता था, नहीं तो बाकी सब लोग शहर में रहा करते थे। औद्योगिकरण की यह जो रफ्तार जो थी वहां पर अन्य यूरोपीय देशों में हो रहे औद्योगिकरण के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज थी। ब्रिटेन सब चीज है तो रफ्तार तो बढ़वे करेगा, रफ्तार बढ़ गया तो ब्रिटिश उद्योगों के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार का नाम है एआई मसन ने कहा है कि 1850 से लेकर 1914 तक की अवधि को एक ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसको हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसमें यहाँ पर भी लिखा है कि जिसमें
औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई थी। तो हम मान सकते हैं कि इतना रफ्तार से हुआ, तेजी से काम हुआ, तो उसको औद्योगिक क्रांति, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट हुई। समूचे अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट और अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से हुआ था परिवर्तन। और ये परिवर्तन के वजह से स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, लंदन, बर्मिंघम, न्यूयॉर्क, अमेरिका का पूरा भाग, ये सारा चीज, दुबई, अबू धाबी, अब यहाँ पर जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई गगनचुंबी इमारत वहां पर है। इतना बड़ा बड़ा इमारत अपने इलाके में भी है, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है। आप केरल में जाओ, दिल्ली में जाओ, कर्नाटक में जाओ, चेन्नई में जाओ, हैदराबाद में जाओ, मुंबई जाओ, आपको नासिक मेन टाउन में जाओ, पुणे मेन टाउन में जाओ, थाने जाओ, और पालमपुर इलाका पड़ता है महाराष्ट्र में, गोवा में जाओ, आपको बड़े बड़े बिल्डिंग मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े 20 मंजिला, 25 मंजिला, 35 मंजिला बिल्डिंग वहां पर देखने को मिलेगा आपको। ये कुछ अभ्यास यहाँ बताया जाता है कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा था, ठीक है। और इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। ब्रिटेन लड़ाई में लड़ा, लेकिन उसके कारण उसके उद्योग पर क्या प्रभाव पड़े थे ये बताना है। साफ है कि भैया लड़ाई लड़ा जा रहा था तो खर्चा का सारा जिम्मा लोगों के वेतन पर था, इधर के सामान महंगा हो गया था। ये सब आपको डिटेल्स में लिखना है। संक्षिप्त में निबंध लिखिए। ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में। कि औद्योगिक क्रांति के समय स्त्रियों और बच्चों, यहाँ पे स्त्री है ना, तो स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर कैसे कैसे प्रभाव पड़े थे ये बताना है। बाकी यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। अगला पाठ हम पढ़ेंगे कौन सा। अगला पाठ है अपना मूल निवासियों का विस्थापन। कुछ वहीं के रहने वाले लोगों का तबादला हो गया, भाग गए, वहां से इलाका छोड़कर चले गए, क्यों गए क्यों नहीं गए उसके बारे में, ठीक है। आपको जो भी डाउट है कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऐसे इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।